हम लोग मुगल डायनेस्टी में बाबर का पार्ट 2 वीडियो कर चुके थे, है ना। कि बाबर पार्ट 1 में हम लोग देखे थे कि बाबर का जो इनिशियल लाइफ जो है, प्रारंभिक जीवन कैसे रहता है, किन परिस्थितियों में वो सत्ता संभालता है। और पार्ट 2 में हम लोग देखे थे कि कैसे उसका भारत में अराइवल होता है और भारत आने के बाद वो कौन कौन से युद्ध करता है और किस प्रकार से भारत में मुगल डायनेस्टी का फाउंडेशन वो रखता है। और पिछले क्लास में हम लोगों ने ये चीज भी देख लिया था कि बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है ना। और बाबर के 4 पुत्र हैं। बाबर के कितने पुत्र हैं? 4, ठीक है। लेकिन उनमें सबसे बड़ा जो पुत्र है वो क्या है? हुमायूं। तो आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे मुगल डायनेस्टी के दूसरे शासक यानी कि हुमायूं के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हुमायूं। यदि इसका हम लोग बर्थ ईयर का बात करें, है ना, बंदा कब जन्म लिया है, तो बताए थे 1508 में, ठीक है। कहां पे? काबुल। यानी हुमायूं का जन्म जो है वो 1508 ईस्वी में कहां पे हुआ है? काबुल। फादर, थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन रिवीजन हो जाए। फादर कौन है? तो आपको पता है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। मदर की यदि हम लोग बात करें, इसकी माँ जो है वो कौन है? तो महिमा बेगम, है ना। महिमा बेगम है इनकी माता जी, ठीक है। चलिए, और इसके ब्रदर्स जो है वो और 3 भाई हैं। बहुत ज्यादा डिटेल पे हम लोग आज नहीं जाएंगे। इनके जो 3 भाई है वो कौन कौन है? एक का नाम है कामरान, ठीक है। नेक्स्ट का नाम है अस्करी और थर्ड का नाम है हिंदाल, ठीक है, हिंदाल। इनमें सबसे खतरनाक जो है बाबर हुमायूं के लिए वो कौन रहेगा? कामरान, ठीक है। हमने बताया था कि दिसंबर 1930 में बाबर का विकेट गिर गया, यानी बाबर जो है वो क्या हो गया? मर गया। कैसे मरा था? तो बीमारी से मरा था। और सॉरी, 1930 मैंने यहां लिख दिया ना, 1530, ठीक है। 1530 में बाबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और किस चीज से? बीमारी से। किस चीज से उनकी मृत्यु हो जाती है? बीमारी से, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कि बाबर की मृत्यु जो है वो कब हुई है? 1530 ईस्वी में। थोड़ा कम कर लो, 1530 ईस्वी में, ठीक है। तो हुमायूं जो है वो शासक कब बनेगा? हुमायूं जो है वो शासक कब बनेगा? 1530 ईस्वी में, ठीक है। यानी कि हुमायूं का जो इरा है, हुमायूं का इरा जो है वो टाइम पीरियड जो है वो कब से कब है? 1530 से, ठीक है, 1530 से 1555, 3255, ये 2 पार्ट में हम लोग इसको देखेंगे। पहला जो है वो 1530 यानी 1530 से 45 तक, ठीक है, 30 से 45 तक। और उसके बाद फिर 1555 से 156 तक। फोर्टी लीजिए, क्योंकि ये बाहर 40 में ही चला जाएगा, ठीक है। लगभग 15 वर्ष उसे अपने, ये 15 वर्ष का यहां पे देखोगे कि गैप है। 30 से 40 तक तो वो ठीक है। 55 से 56 के बाद क्या है? बहुत कम समय दिख रहा है, वो लगभग 1 ईयर का, वो भी 1 ईयर का टाइम नहीं है। अभी हम लोग क्लास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहां 40 से दिख रहा है कि 55 तक 15 साल का ये गैप है। तो 15 साल ये क्या किया है, आज के इस क्लास में हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा हुमायूं के बारे में हम लोग कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जान लें। बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन क्या था कि हुमायूं सप्ताह में 7 दिन है, तो 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। मतलब वो ज्योतिष विद्या पे बहुत ज्यादा विश्वास करता था।
समझ गया ना, सप्ताह में 7 दिन है, 7 दिन वो अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। ज्योतिष विद्या में बहुत विश्वास करता था, ठीक है, अच्छी बात है, सबकी अपनी अपनी आस्था है। लेकिन उसकी डिमेरिट्स क्या है कि वो नशा बहुत ज्यादा करता है। समझ गया ना, नशा का बहुत बड़ा आदी है हुमायूं। पिछले क्लास में हमने बताया था कि हुमायूं की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, और जिस वजह से कोई भी वैद्य को ऐसा नहीं लगता है कि हुमायूं सरवाइव कर पाएगा, यानी कि हुमायूं बच पाएगा। उसके पीछे का रीजन यही है। समझ गया ना कि हुमायूं नशा का बहुत बड़ा आदी था, और जो व्यक्ति नशा का आदी रहेगा वो कभी भी एक कुशल शासक हो नहीं सकता है, क्योंकि आपके भीतर निर्णय लेने की जो क्षमता है, डिसीजन लेने की जो क्षमता है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। जिस मुगल डायनेस्टी का फाउंडेशन बाबर ने इतनी मजबूती से रखा, इसमें कोई संकोच नहीं है इस बात को कहने में कि हुमायूं उस नींव को, उस बुनियाद को और कमजोर कर दिया। मुगल वंश को और ऊंचाइयों पर ले जाने के बजाय हुमायूं के दौर में मुगल वंश जो है वो पतन की ओर अग्रसर होने लगा था। एक दौर था कि वो 15 साल तक उसे भारत से निर्वासित जीवन जीना पड़ा था। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि वो एक कुशल शासक में जो गुण होना चाहिए वो चीज उसके अंदर नहीं था। इसके अलावा कहिए कि हुमायूं जो है वो अपने भाइयों के प्रति ब्रदरहुड वाली नीति लेके चल रहा था। अभी हमने बताया ना कि इसके और 3 भाई थे, कामरान, अस्करी और हिंदाल। वो अपने भाइयों को भाई समझता था, लेकिन इसके भाई लोग कभी भी इसको अपना भाई नहीं माना। समझ गया ना। और इसके भाई जो थे वो इसको सपोर्ट करने के बजाय हमेशा इसके रास्ते में व्यवधान यानी कि प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते चला गया। और उनमें सबसे बड़ा जो भाई, तो मतलब कह सकते हो जो परेशानी देने वाला, वो कौन था, कामरान। समझ गया ना। चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि हुमायूं का, तुम लोग नाम सुना होगा चुनार, ठीक है, चुनार। चुनार जो है वो एक्चुअल में अभी कहां है, यूपी में। यूपी में कहां पे, नियर बाय मुगल सराय इलाहाबाद। मुगल सराय स्टेशन है ना, मुगल सराय, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन आज कहते हैं। मुगल सराय और इलाहाबाद के नजदीक में एक इलाका है चुनार, ठीक है। इस किले पर यहां का जो शासक है, ठीक है, यहां की शासक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और दिल्ली करीब है। और हुमायूं जो है वो चाहता है कि इस एरिया पे कैप्चर हम कर ले। समझ गया ना, यानी कि चुनार के किले को हथियाना कौन चाहता है, हुमायूं, ठीक है। लेकिन बिहार में बताए थे सासाराम में एक और शासक था, ठीक है, शेर शाह सूरी, ठीक है, शेर शाह सूरी। कहां का था ये, सासाराम। कहां का, सासाराम, ठीक है। ये सासाराम से बिलोंग करता था। शेर शाह का भी इंटेंशन यही था कि चुनार के किले पर हमारा अधिकार हो जाए, क्योंकि वहां का राजा नहीं रह चुका है, ठीक है। उसकी जो विधवा जो रानी थी वो लाडो बेगम, ठीक है, लाडो बेगम। सुखी संपन्न राज्य था, धन दौलत की कमी नहीं थी। और भी अन्य दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो चुनार का अपना इंपॉर्टेंस था। यही दो के बीच में, मतलब चुनार को लेके दोनों के बीच में ना द्वंद्व स्टार्ट होता है। किसके किसके बीच में, हुमायूं और शेरशाह। शेरशाह हम लोग एक अलग से टॉपिक करेंगे इसी चैप्टर में। अभी हम लोग बहुत ज्यादा शेरशाह का बैकग्राउंड नहीं जानना, बस केवल जानना है कि शेरशाह सूरी एक कोई शासक है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में दुश्मनी जो है वो बढ़ जाती है। किसके किसके बीच में, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। किस चीज को लेके, सासाराम, सॉरी चुनार के किले को लेकर। फाइनली जो है वो विजय प्राप्त करता है कौन, शेरशाह सूरी। चलिए ठीक है, आगे की कहानी को हम लोग लेके चलते हैं।
बंगाल, ठीक है। आज जो हम लोग बंगाल देख रहे हैं, इसी बंगाल पे जैसे आप समझोगे कि ये दिल्ली है, थोड़ा सा मैप से समझते चलिए, है ना, कि ये दिल्ली है, तो दिल्ली से हम ईस्ट की ओर बढ़ेंगे तो आज हमारा किधर है, बंगाल है ना। हुमायूं जो है वो इस बंगाल पे आता है, ठीक है, अपना अधिकार जमाने के लिए वो दिल्ली से कहां आया है, बंगाल। लेकिन जब बंगाल आता है तो वो लंबे समय तक बंगाल में रह जाता है, समझ गया ना, लंबे समय तक क्या कहां रह गया, बंगाल में, ठीक है। तो जब इंडिया का मैप देखोगे तो दिल्ली और बंगाल के बीच में आपका यूपी भी है, और कौन सा स्टेट है, बिहार। यानी कि जब ये हुमायूं दिल्ली से बंगाल आया था तो वो यूपी बिहार क्रॉस करके आया था, और जब रिटर्न भी जब जाएगा वो, तो वो फिर इसी रास्ते से होते हुए वो दिल्ली लौटेगा, है ना। हुमायूं की सोचने की शक्ति इतनी क्षीण थी कि वो जान रहा है कि रास्ते में हमारा एक बहुत बड़ा दुश्मन है, कौन, शेरशाह सूरी। वो बिल्कुल मस्त है अपने, समझ गया, अपनी दुनिया में मस्त है, उसे तनिक सा भी इस बात का एहसास नहीं रहता है कि शेरशाह सूरी से मेरा मुकाबला हो सकता है। एक तरफ जिस समय हुमायूं बंगाल में मजे की जिंदगी जी रहा था, उसी दौरान बिहार में शेरशाह सूरी जो है ना वो युद्ध की तैयारियों में लगा था, क्योंकि वो जान रहा था कि जब हुमायूं बंगाल से लौटेगा तो इसी रास्ते से लौटेगा, समझ गया ना, इसी रास्ते से वो लौटेगा। क्योंकि उस समय तो प्लेन नहीं थे कि भैया यहां से वो उड़ान भरेंगे कोलकाता से और दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, ऐसा तो नहीं था, स्थल मार्ग से ही उसको जाना था, ठीक है। तो यही कहानी होती है 1539 में। 1539 याद रखना है आपको, चीजें बहुत जानना है लेकिन समय को देखते हुए, चौसा का युद्ध, ठीक है, याद रखना है। इंग्लिश में भी कहो तो यही लिखाएगा, चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध, ठीक है। किसके किसके बीच में होगा, तो हुमायूं, किसके किसके बीच, हुमायूं वर्सेस शेरशाह, है ना, शेरशाह सूरी के बीच में, ठीक है। ये चौसा का युद्ध कब हुआ, 1539, 1539 में, किसके किसके बीच, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। कहा जाता है कि सर जब ये हुमायूं बंगाल से लौट रहा था, है ना, तो कहां पे, बिहार में, ठीक है, कहां पे, बिहार में एक जगह है, कौन सा, बक्सर, ठीक है। बक्सर में वो नदी के किनारे वो डेरा डाल के बैठा हुआ था, ठीक है, कौन, हुमायूं। और सीजन भी कौन सा था, बरसात का सीजन, रेनी सीजन का समय था, नदी में पूरी बाढ़ उतरी हुई थी। अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इधर से देखिए हुमायूं की सेना आ रही है, इसको पूरी तरह से शेरशाह सूरी की सेना जो है वो बक्सर में क्या कर लिया, घेर लिया, नदी के बिल्कुल किनारे। अनप्रिपेयर्ड, हुमायूं कभी इस चीज को सोचा ही नहीं था कि हमारे ऊपर इस तरह का अटैक हो जाए, क्योंकि युद्ध अचानक लड़ने वाली चीज नहीं है, समझ गया ना। शेरशाह सूरी बिल्कुल, मैंने कहा ना कि वो तैयार बैठा था, और हुमायूं के लिए ये क्या था, बिल्कुल एक सरप्राइज पैकेट था। हुमायूं किसी तरह से अपना जान बचाने के लिए अपने घोड़े के सहित नदी में छलांग लगा लिया, जान बचाने के लिए हुमायूं अपने घोड़े के सहित क्या कर लिया, नदी में, जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दिया। तो रास्ते में, मतलब बीच नदी में ही उसे कहा जाता है कि एक नाविक मिल गया जिसका नाम था क्या, निजाम, ठीक है। निजाम नाम का एक नाविक था जिसने हुमायूं की क्या कर ली, जान बचा लिया, ठीक है। और भैया राजा का जान बचाया है, राजा जब हुमायूं जो है वो उस पार जब पहुंचता है, वो सुरक्षित हो जाता है, तो निजाम को बोलता है यार तुमने मेरी जान बचाया, बोल तुझे क्या चाहिए। तो अगला को भी समझ में आता है कि हमें वरदान मांगना है, कुछ इनाम मांगना है, तो किससे मांगना है, कि कोई शासक से मांगना है, वो भी बड़ा पावरफुल रूलर है, बड़ा एम्पायर है इसका, है ना। तो बोला यार कुछ मत करो, ज्यादा खुश है तो मुझे एक दिन के लिए राजा बना दो, फिल्म नायक वाली कहानी।
एक दिन के लिए मुझे अपने गद्दी पे बिठा दो। तो भैया वचन दिया था निजाम को, कौन? हुमायूं की, जो मांगेगा सो देंगे। जान बचाया है, कोई छोटा मोटा काम नहीं किया है ना? तो हुमायूं ने निजाम को एक दिन का क्या बना दिया? शासक बना दिया। समझ गया ना? तो वो भी बहुत तेज था बंदा। बोला एक दिन में हम क्या कर सकते हैं जो इतिहास में प्रसिद्ध हो जाए। एक दिन में तो कोई बहुत बड़ा हम तीर नहीं मार सकते हैं, तो एक दिन में ऐसा कौन सा काम कर ले जिससे हम भी इतिहास में प्रसिद्ध हो जाए। तो इसने क्या किया भाई? एक दिन में चमड़े का सिक्का चलवा दिया। अब कैसा था उस समय तो हम नहीं थे जो हम बता सके या निकाल के आपको रखे हैं हम दिखा दें। ठीक है, चमड़े का सिक्का किसने चलवाया? निजाम ने। थोड़ा सा अटपटा हटके काम किया ना, तभी तो कुछ नया काम ऐसा जो कभी कुछ नहीं किया हो। तो इसने चमड़े का सिक्का चला दिया। चलो ठीक है, क्या शेर शाह सूरी हुमायूं के ऊपर दोबारा फिर कभी अटैक करेगा? या अभी की बात हम यदि करें कि चौसा में और क्या हुआ? सर शेर शाह सूरी का कैरेक्टर जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो वाकई में वो एक वॉरियर था, वो एक योद्धा था। और यदि सही मायने में कहा जाए तो अकबर से वो एक ग्रेट शासक था। जो इसी डायनेस्टी में अगला रूलर है अकबर, जिन कामों को शेर शाह ने अपने दौर में किया उसी को अकबर ने आगे कंटिन्यू किया। शेर शाह सूरी का जो कैरेक्टर था ना, वाकई में बहुत ग्रेट कैरेक्टर था। इस चौसा के युद्ध, जिस जगह पे चौसा का युद्ध हुआ था, उस समय हुमायूं के साथ उसके कारवां में राजघराने की कई महिलाएं थी। वो उन सबों को सम्मान पूर्वक, यदि वो चाहता तो उन सबों को वो दास बनाकर, गुलाम बनाकर रख सकता था, लेकिन नहीं। वो जानता था कि हमारी दुश्मनी जो है वो किससे है? हुमायूं से। इन लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। इसलिए वो उन सभी महिलाओं को सम्मान पूर्वक उसने कहां भिजवा दिया? दिल्ली भिजवा दिया। तो अच्छा कैरेक्टर है। चलिए एक बार फिर से उसने कसम खा के रखा था भाई कि हम बदला लेंगे। कहां का? चुनार का, है ना? पंगा लिया है। चलिए सर 1540 अगला ईयर, ठीक है। 1539 में क्या हुआ? चौसा। 1540 में एक और वॉर होता है जिसे कहा गया कन्नौज। ठीक है, कन्नौज का युद्ध। इसी का नाम है सर बिलग्राम। एग्जाम में आपका कुछ भी दे सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा। बिलग्राम का युद्ध, ठीक है। कन्नौज का युद्ध दिया आपका कौन सा? बिलग्राम का युद्ध। फिर से कहानी किसके किसके बीच की है ये युद्ध? तो किसके किसके बीच में? हुमायूं वर्सेस किसका? शेर शाह सूरी। ठीक है, यानी हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी के बीच का ये युद्ध है। परिणाम क्या होगा सर? रिजल्ट की यदि हम लोग बात करें, है ना, तो रिजल्ट कौन जीतेगा? एसएस, शेर शाह सूरी। ट्रिपल एस होना चाहिए ना जी, शेर शाह सूरी। ठीक है, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी जो है वो इस युद्ध को जीत जाएगा। ठीक है, कहोगे सर कन्नौज कहां पे है? तो यूपी, याद करिए पहले भी पढ़ाया गया। ठीक है, इस युद्ध का सर रिजल्ट केवल ये नहीं है कि एसएस जो है वो क्या हो गया? जीत हासिल किया। ठीक है, हुमायूं को, है ना, हुमायूं को क्या किया? पूरे भारत से खदेड़ दिया। हाँ सर, न केवल हराया बल्कि उसको क्या किया? इंडिया से खदेड़ दिया कि एकदम बाहर, गेट आउट बॉर्डर से। समझ गए? ये जो दौर था, इसीलिए अभी हम आप लोग को बताए थे कि इसके शासन करने का जो दौर है वो 2 पीरियड में है। कौन कौन पीरियड में? पहला 1530 से 40 तक, ठीक है, और 55 से 56, यानी 40 में भाई साहब जो है वो क्या हो गए? दर बदर की ठोकरें खाने के लिए निकल गए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। कहां है भाई साहब? तो यदि आप इंडिया का मैप देखते हो, है ना, इंडिया का मैप यदि देखोगे
ज्यादा का काम नहीं है। तो इस इलाके में जो आज पाकिस्तान का इलाका है ना, ये इधर कहा जाता था सिंध प्रांत, ठीक है, सिंध प्रांत। उसके बाद यानी उसका जो 15 साल का जो दौर है वो कहां कहां बीता है। उसके बाद यहां आपको पता है कौन सा कंट्री है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। इधर आपका कौन सा कंट्री है, ईरान, इधर कौन सा कंट्री है, ईरान, ठीक है। तो 15 साल तक, 15 साल का जो दौर है वो हुमायूं वो इसी एरिया में 15 वर्ष का समय क्या किया है, व्यतीत किया है। समझ गया ना, 15 साल का जो दौर है हुमायूं दर दर की ठोकरें खाते हुए इधर ही व्यतीत किया है। समझ गए। आइए थोड़ा सा और बेसिक इंफॉर्मेशन ले। सिंध प्रांत में ही एक राजा था, राजपूत शासक, सिंध प्रांत का एक राजपूत शासक था जिसका नाम था राजा वीरसाल, ठीक है, वीरसाल, ठीक है। अमरकोट एक्चुअल में कहां का राजा है, अमरकोट। इसके दरबार में ही मतलब इसी के महल में हुमायूं को क्या मिलती है, पनाह मिलती है, ठीक है। इस दौरान एक बातें और आप जानिए कि हुमायूं की पत्नी का नाम है ना, हुमायूं की पत्नी का नाम तो हमने बताया नहीं, हमीदा बानो बेगम, ठीक है, हमीदा बानो बेगम। इसकी पत्नी का नाम क्या है, हमीदा बानो बेगम। सर जिस समय वो इंडिया से भागा है 1514 में, 1540 में, हमीदा बानो बेगम जो है वो प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। अब बताइए एक गर्भवती महिला को लेकर कहां कहां दर बदर ठोकरे खाता बंदा चलेगा, है ना। किस्मत बहुत चीज है, समझ गया ना। कब किसी को राजा तो कब किसी को रंक बना दे कोई नहीं, कभी करोड़पति तो कभी क गायब हो जाएगा तो बच्चा बन जाएगा रोड़पति। समझ गया ना, क को गायब होते कभी भी देर नहीं लग सकता है, किस्मत क से किस्मत भी होता है, कब बदल जाए समझ गया ना, कोई नहीं बता सकता है। तो कल तक ऐसो आराम की जिंदगी थी महलों वाली, समझ गए, लेकिन आज वही हुमायूं दर दर की ठोकरें खाता हुआ घूमता फिर रहा है। तो इसी वीरसाल ने अपने महल में किसको पनाह दिया था, हमीदा बानो बेगम को, ठीक है। इसी महल में 15 अक्टूबर 1545 को हमीदा बानो बेगम जो है ना वो एक पुत्र को जन्म देती है। हमीदा बानो क्या करती है, एक पुत्र को जन्म दी, और यही पुत्र जो है वो आगे चल के क्या बनता है, अकबर। कहा जाता है कि जिस समय हमीदा बानो बेगम अपने पुत्र को जन्म देती है, यानी कि अकबर का जिस समय जन्म होता है, हुमायूं उस समय एक्सपीडिशन में निकला हुआ था, मतलब वहां पे वो मौजूद नहीं था, अभियान पे वो निकला हुआ था। दोपहर का वक्त था, तालाब के किनारे एक पेड़ की छाया में अपने कुछ मुट्ठी भर लोगों के साथ वो आराम कर रहा था। तभी उसके पास एक संदेशवाहक मैसेंजर, उस समय व्हाट्सएप थोड़े ना था कि व्हाट्सएप आ गया, हेलो आपका बेटा हुआ, कांग्रेचुलेशन, समझ गए। तो एक घुड़सवार जो है वो उसके पास संदेश लेकर पहुंचता है कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। सर ऐसी उस समय प्रथा थी कि जब भी राजा के परिवार में इस तरह की कोई खुशखबरी होती थी, राजा जो होता था वो दोनों हाथों से, खुले हाथों से वो धन संपत्ति लुटाया करता था अपने लोगों के बीच में है। तो कहावत है ना कि अपने ही इसकी स्थिति जो है वो भिखारियों वाली है ना, दर दर की ठोकरें खाने वाली है। तो ये उपहार कहां से बांटे, तो उस समय उसके कपड़े में जो कस्तूरी लगा हुआ था, सर कस्तूरी उस समय का सबसे बड़ा डिओड्रेंट था, समझ गए ना। कस्तूरी मृग, हिरन की नाभि में पाया जाने वाला एक सुगंधित वस्तु होता है,
समझ गया ना, वो सारे डीओ का बाप है आज भी, समझ गया ना। बहुत दुर्लभ चीज है, आज भी दुर्लभ चीज है ये। आज भी जो हिरन का शिकार किया जाता है ना, तो उसका एक बहुत सारे कारण है, उसमें एक कारण ये भी है कस्तूरी को हासिल करना। और उसकी खुशबू, जब हवा चलती है तो उसकी जो खुशबू होती है, तो वो कस्तूरी मृग जो रहती है ना, उसी को फॉलो करती है, उस सुगंध को, कि ये खुशबू कहां से आ रहा है, और बेतहाशा होके वो इधर उधर वो मृग दौड़ती है कि ये खुशबू कहां से आ रहा है, लेकिन उसको पता ही नहीं रहता कि वो मेरी ही नाभि से आ रहा है। ये सच्चाई है, आज भी ये सच्चाई है। मृग में, हिरन में जब उसकी खुशबू निकलती है तो हिरन जो है वो पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन उसे पता नहीं रहता है कि वो उसी की नाभि से आ रहा है। तो हुमायूं के वस्त्र में जो कस्तूरी रहता है उसे ही वो प्लेट में निकाल कर रख देता है और अपने लोगों के बीच में कहता है कि इसके अलावा मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। और उसने उसी समय एक वाक्य बोलता है कि जिस प्रकार से इस कस्तूरी मृग की कस्तूरी की खुशबू जो है, जिस प्रकार से इस कस्तूरी की खुशबू इस हवा में फैल रही है और इस हवा को खुशनुमा बना रही है, ईश्वर की कृपा हुई तो एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे पुत्र का भी नाम, यश और कृति जो है वो पूरे संसार में फैलेगा। इसीलिए मैं पिछले क्लास में भी बोला था कि माता और पिता का दिया हुआ वरदान यानी आशीर्वाद, दुआ और बद्दुआ दोनों लगता है। और मानो कि ये बात भी जो है ना वो सच साबित हो गई। इतिहास में अकबर की गिनती विश्व के महानतम शासकों में से की जाती है, समझ गया ना। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से कौन सी ऐसी परिस्थितियां जुड़ते जाती है कि हुमायूं फिर से भारत लौटने के लिए इच्छुक होता है, और न केवल वो भारत लौटता है बल्कि वो अपने खोए हुए साम्राज्य को प्राप्त करता है। लेकिन यदि आपके किस्मत में सुख नहीं लिखा हुआ है, यदि भविष्य किस्मत में ही आपको ठोकरें खाना लिखा हुआ रहेगा, तो वाकई में आप है कि ठोकर लगते लगते आपका अंत हो जाएगा। और यही बात चरितार्थ होगा किसके लिए? हुमायूं के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।